नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का असाइनमेंट के बारे में, जो MBA थर्ड सेमेस्टर का असाइनमेंट है अप्रैल साइकिल 2025 का। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, असाइनमेंट शुरू करने से पहले हम लोग पहले की तरह असाइनमेंट के कुछ गाइडलाइन को जान लेते हैं। मुझे पता है कि आप सभी को गाइडलाइन के बारे में पता है, क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस 3 वीडियोस और हमारी पुरानी वीडियोस को भी फॉलो किया है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोग में से कोई नया भी हो सकता है जो मेरे इस वीडियो पे पहली बार आया है, और उसे इस गाइडलाइन को समझने के लिए पूरा पूरा अधिकार है। तो सबसे पहले गाइडलाइन समझते हैं असाइनमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले आपको अपना असाइनमेंट कहीं से भी कॉपी करके नहीं बनाना है। आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दिए नहीं चलेगा। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको कॉपीराइट कॉपी केस इशू फेस करने मिल सकता है। आपको अपना कंटेंट जितना हो सके उतना यूनिक बनाना है, जितना हो सके उतना प्राइवेट रखना है। किसी को भी शेयर नहीं करना, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो जो आपके साथ MBA कर रहा हो और आपका सेम स्पेशलाइजेशन हो, नहीं शेयर करना है। स्टे विद इन द लिमिट। जो वर्ड लिमिट दिया गया है 10 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, आपको उसी वर्ड लिमिट पे रखना है। मैक्सिमम आप लोग 1100 वर्ड्स जा सकते हो, यानी कि हर वर्ड लिमिट में से 50 और 100 वर्ड्स आप ज़्यादा लिख सकते हो, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। और किसी भी तरह का लिंक जो है शेयर करना अनिवार्य है। आप किसी भी तरह का लिंक शेयर मत कीजिएगा। अपने असाइनमेंट के लास्ट पेज में काफ़ी लोग कर देते हैं कि मैंने ये डेटा यहाँ से कॉपी करके लिखा है, या फिर यहाँ से उसका रेफरेंस लेके लिखा है, और लिंक शेयर कर देते हैं। तो वो लिंक शेयर नहीं करना है। अच्छा, फॉन्ट के लिए आपको एरियल और टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है, जिसका साइज 12 होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड कलर का यूज़ कर सकते हो, कलर यूज़ नहीं करना है। बोल्ड का यूज़ कर सकते हो, जो मैंने गाइडलाइंस पे हाईलाइट किया हुआ है कलर से, वो नहीं करना है आपको। बस आपको बोल्ड यूज़ करना है जो डार्क रहे ब्लैक में। बस इससे ज़्यादा और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको कॉपी केस नहीं मिलेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे असाइनमेंट के ऊपर। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, स्ट्रैटेजिक कुछ तो इसमें लगेगा, और कॉस्ट यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट से रिलेटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको अपना माइंड को बहुत शार्पली और स्ट्रैटेजिक तरीके से चलाना पड़ेगा कॉस्ट कटिंग मैन्यू के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का पैसेज आता है। न्यू एरा कॉर्पोरेशन, अ मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हैज बीन स्ट्रगलिंग विद inefficiencies in its budget allocations। एक कंपनी है जो मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो स्ट्रगल कर रहा है इनएफिशिएंसीज बजट एलोकेशन को लेके। फॉर इयर्स द कंपनी रिलाइड ऑन इंक्रीमेंटल बजटिंग। काफ़ी समय से वो कंपनी रिलाइड कर रहा है इंक्रीमेंटल बजटिंग के ऊपर। प्रीवियस ईयर्स एक्सपेंसेस वेर कैरिड फॉरवर्ड विथ मेजर एडजस्टमेंट। लास्ट ईयर ये जो एक्सपेंसेस इस कंपनी ने उठाए थे, उसे उसने माइनर एडजस्टमेंट करके कैरी फॉरवर्ड किया है। Over time, this led to certain departments hoarding funds they didn't necessarily need, while other critical areas remained underfunded। यहाँ पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी थे जहाँ पे फंड नेसेसरी नहीं था, बट कुछ ऐसे भी जगह थे जहाँ पे क्रिटिकल एरिया रिमेंड अंडर फंडेड रहे हैं, मतलब कि उनमें फंड नहीं मिला है उन्हें। Finance facing increasing competition and pressure to improve profitability, the management decided to overhaul their budgeting process। अब इन सभी कंपटीशन को बढ़ता हुआ देखकर इस प्रेशर में आके मैनेजमेंट ने एक इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूवमेंट किया है, और डिसाइड ये किया है कि वो एक बजटिंग प्रोसेस को चलाएंगे। दे पर्पस्ड दे प्रपोज्ड शिफ्टिंग टू अ जीरो बेस्ड बजटिंग। उन्होंने एक नया सिस्टम लागू किया, जीरो बेस्ड बजटिंग, वेयर एवरी एक्सपेंस वुड हैव टू बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच टू ईच न्यू बजटिंग साइकिल। जहाँ पे इसके अंदर हर एक एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करना पड़ेगा, हर एक खर्च को पूरे स्क्रैच से, जीरो से लेके जहां तक उन्होंने पैसे लगाए हैं वो पूरा बजट एक नया साइकिल में बनाएंगे। द फाइनेंस टीम वेलकम द अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रीमलाइन स्पेंडिंग बट रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द टाइम एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट JBB।
अब ये फाइनेंस टीम तो बहुत खुश हुई इस अपॉर्चुनिटी को देखकर, लेकिन उन्होंने इस स्ट्रीमलाइन स्पेंडिंग को देखते हुए कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं, जो कि पहला है टाइम और दूसरा है रिसोर्स रिक्वायरमेंट टू इम्प्लीमेंट ZBB. Department heads expressed mixed reactions. Some saw it as a chance to highlight their real needs. कुछ डिपार्टमेंट के हेड कुछ अलग तरीके का मिक्स्ड रिएक्शन सो एक्सप्रेस किए कि उन्हें लगता है ये चांस हाईलाइट करना चाहिए जो एक रियल नीड है, while others worried about the effort involved in preparing detailed justification for every cost. और जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट हेड्स इस बात से चिंतित थे कि इतना एफर्ट डालने के बाद अब उन्हें एक जस्टिफिकेशन भी प्रिपेयर करना पड़ेगा हर एक कॉस्ट के लिए. आफ्टर अ 6 month ट्रायल रन विद जेबीबी, द कंपनी ऑब्जर्व सम सिग्निफिकेंट चेंजेस. कुछ 6 महीने के बाद जब ये प्रोसेस लागू हो गया और ये चल रहा था, तो कंपनी ने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नोटिस किए. नाउ द मैनेजमेंट मस्ट डिसाइड वेदर टू फुली अडॉप्ट जीबीबी across the organization or return to the traditional budgeting approach. What are the advantages and disadvantages of adopting a zero-based budgeting system as observed in this case? तो दोस्तों, पूरा मैंने आपको बताया. यहाँ पे आपको ये बताना है कि अब वो मैनेजमेंट जेबीबी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करके अपने कंपनी में रखेगा या नहीं रखेगा ट्रेडिशनल बजटिंग अप्रोच के लिए, ये आपको बताना है. साथ में जेबीबी के साथ साथ आपको उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज बताना है, और अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा ये सिस्टम भी आपको बताना है, और आपने इस केस से क्या समझा ये चीज़ आपको बताना है. 10 मार्क्स के लिए 1000 वर्ड के लिए आपको लिखना है. तो यहाँ पे पेज नंबर मैंने ई बुक और हार्ड बुक दोनों का दे रखा है, जहाँ पे जीरो बेस्ड बजट के बारे में मैंने बताया है. आप अगर अपने बुक से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज कर सकते हो. तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट आंसर की तरफ, 86 नंबर पेज पे. तो हम लोग ई बुक में आ जाते हैं. ई बुक 86 पेज नंबर पे आ जाते हैं. अब स्क्रॉल करते ही 4.4.6 में आपको जीरो बेस्ड बजट के बारे में बताया गया है. तो आपको इसे पूरा पढ़ना है. जो एकदम छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया डिसएडवांटेज एडवांटेजेस के साथ, तो आपको इसे पढ़कर अपने वर्ड में लिखना है. 1000 वर्ड के लिए लिखना है. आपको और डिटेलिंग में चाहिए तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज कर सकते हो. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, माइंडसेट लिमिटेड, आपने नाम ये सुना ही होगा इस कंपनी का. अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी इज फेसिंग challenges in accurately allocating overhead costs using the traditional costing system. To address this, the management has decided to implement an activity-based costing system to ensure a fair allocation of cost and better decision making. The following data is available. Allocate overhead costs to product A and product B. Using activity-based costing, calculate the overhead cost per unit for each product. If units produced of product A are 1000 and that of product B are 500. What insights do the results share? तो एक माइंडसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ए एंड बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है. अब उन्होंने एक एक्यूरेटली चैलेंज फेस किया जो ओवरहेड कॉस्ट है. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर ये कॉस्ट मैनेजमेंट ने एड्रेस किया और डिसाइड किया कि हम लोग ए बी सी सिस्टम को एलोकेट करेंगे एक फेयर कॉस्ट पाने के लिए, और एक अच्छा डिसीजन बनाया. अब नीचे जो आपको डेटा दिया हुआ है उस डेटा को ध्यान में रखते हुए आपको कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ए और बी का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर overhead cost per unit for every product. यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए, अगर ए 1000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना पड़ रहा है. और प्रोडक्ट बी अगर 500 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको उसके बारे में बताना है. आपका इसमें इंसाइट क्या है ये आपको शेयर करना है. तो इसका भी पेज रेफरेंस मैंने दे रखा है ई बुक हार्ड बुक दोनों के लिए. फिर से एक बार मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको आपके बुक का जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज कर सकते हो. तो हम लोग बुक में चलते ई बुक में 52 पेज नंबर पे. पेज नंबर 52 में आने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में बताया गया, जिसे आपको पूरा पढ़ना है. 3.2 से लेके जितना भी है पूरा पढ़ना है. पढ़ने के बाद इसके कैलकुलेशंस वगैरह सबको समझना है. सब समझने के बाद इसे आपको अपने वर्ड में लिखना है. 52 से लेके पेज नंबर 60 तक जितना भी है आपको पूरा का पूरा पढ़ना है
और पढ़कर इसे समझकर इसे इम्प्लीमेंट करना है और अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है। आपको नहीं समझ में आया तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके आंसर्स को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो और अच्छे तरीके से ट्यूटोरियल देखकर समझ सकते हो कि एबीसी कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करें पर यूनिट के अंदर ओवरहेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3A और 3B होता है जिसके अंदर आपको 500 वर्ड्स ईच क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, डेल्टा लिमिटेड इज अ मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेशलाइजिंग इन हाई क्वालिटी किचन एप्लियंसेस। जिससे कि आपको समझ में आ गया एक ये मिड साइज कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो एक अच्छा क्वालिटी का किचन एप्लियंसेस बनाता है। देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट द स्मार्ट कुक प्रो, इनका एक सबसे अच्छा प्रोडक्ट है स्मार्ट कुक प्रो, इज गेनिंग पॉपुलैरिटी बट द मैनेजमेंट टीम इज कंसर्न अबाउट fluctuating profit margins due to rising raw material cost and competitive pricing pressures। ये अच्छी बात है कि वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट ये बात को लेके कंसर्न्ड है कि इसमें जो रॉ मटेरियल्स लगाए जा रहे हैं उनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। प्रॉफिट होने के बाद भी उनके पास ज़्यादा कंपटीशन रहने के कारण मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं और उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। To address the challenge, DEF Limited यानी कि डेल्टा लिमिटेड wants to use CVP analysis to better cost volume profit analysis to better understand the relationship between their cost production volume and profit। डेल्टा लिमिट अब ये चैलेंज को फेस करते हुए ये एक नया सिस्टम अप्रोच कर रहा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का, जिसमें वो कॉस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन वॉल्यूम और प्रॉफिट को समझेगा, इनके बीच के रिलेशनशिप को। दे नीड इंसाइट टू इनटू ब्रेक इवन पॉइंट द सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मीट अ टारगेट प्रॉफिट एंड हाउ चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट्स और सेलिंग प्राइसेस माइट impact their financial performance। The company has set a selling price of 2000 rupees per unit, incurs variable cost of 1200 per unit, and has total fixed cost 8 lakh। The management also plans to introduce a discount strategy reducing the selling price to 1800 per unit to boost sales, and they wish to evaluate its impact on profitability using CVP analysis। They aim to make informed decision on production levels and pricing strategies। आपको इस कंपनी ने एक डेटा सेट दे रखा है जिसमें सेलिंग प्राइस बता रखा है, वेरिएबल कॉस्ट बता रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट बता रखा है, सेलिंग पर यूनिट बता रखा है, सब कुछ बता रखा है। अब आपको सीवीपी एनालिसिस का यूज करते हुए कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि प्रोडक्शन लेवल कितना प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे होने वाला है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी ये है कि बेस्ड ऑन द करंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। What is break-even analysis and what does these number of units signify? क्वेश्चन नंबर ए में आपको करंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखते हुए ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में कैलकुलेट करना है और साथ में ये बताना है कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है और व्हाट डज दिस नंबर ऑफ यूनिट सिग्निफाई, और इस नंबर से हमें क्या समझ में आता है। और सेकंड में डेल्टा लिमिटेड रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, उन्होंने अपना सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्यों कम किया टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट 4 लाख, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दे नीड टू सेल। अब आपको इसमें ये बताना है कि उन्होंने जब अपना 1800 रुपये पर यूनिट प्राइस कम किया अचीवमेंट के लिए, जो उनका 4 लाख प्रॉफिट है। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन भी इन लोगों ने कुछ गलत बनाया क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने 8 लाख फिक्स्ड कॉस्ट बताया था और यहाँ पे 4 लाख बता रहे हैं। खैर ये हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दे नीड टू सेल, और आपको यही कैलकुलेट करके बताना है कि उन्हें अब 1800 रुपये पे कितना पर यूनिट प्रोडक्ट को सेल करना होगा, नंबर पर यूनिट प्रोडक्ट को सेल करना होगा ताकि वो अपना प्रॉफिट टारगेट जो है कवर कर सके। तो यहाँ पे मैंने ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज नंबर दे रखा है, दोनों का सिमिलर ही पेज नंबर है, तो हम लोग एक ही पेज में जाएंगे लेकिन दोनों का आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो पेज नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। तो पेज नंबर 9 में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ई बुक के अंदर, जहाँ पे आपको 1.4 के अंदर ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में बताया गया है। तो आपको ये पूरा पढ़ना है, पेज नंबर 9 से लेके पेज नंबर 11 14 तक। ठीक है, पेज नंबर पूरा 14 तक आपको इसे पढ़ना है। इसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ बताया गया है, जहाँ पे बीई चार्ट यानी कि ब्रेक इवन चार्ट के बारे में बताया गया है।
तो ये पूरा पढ़ने के बाद आपको अपना आंसर को समझा के अच्छे से लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3A के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 3B में आपको ये पोर्शन को अच्छे से समझना है, जहाँ पे आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के बारे में बताया गया, और यहाँ से आप अपना सेल्स पर यूनिट भी, सेलिंग पर यूनिट भी निकाल सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से निकालेंगे, तो आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो कि हम लोग सेल्स पर यूनिट किस तरीके से निकालें, तो आपको आपका आंसर ढूंढने में और लिखने में आसानी होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो आपके ग्रुप में है, जो आपके कम्युनिटी में है, और उनको भी इस वीडियो का लाभ उठाने दीजिए। दोस्तों, वीडियो के साथ साथ, हमारे चैनल के साथ साथ, आपको हमारे वेबसाइट से भी मदद मिलेगा। वेबसाइट भी आप फॉलो कर सकते हो, माई स्टडी पॉइंट। और यहाँ पे आपको हमारे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के बारे में भी पता चलेगा। तो एक बार विजिट जरूर कीजिए और इस वेबसाइट का फ़ायदा उठाइए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।